Hello everyone, welcome back once again in the 25th lecture series of grammar section on the YouTube channel of Dristy Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली मैंने डे 24 तक मैंने जो चीजें रखा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से क्वेश्चंस मैंने बहुत सेट वाइज रखा। आज मैं वर्ब के सेक्शंस को लेकर के आया हूं और वर्ब में वो सारे क्वेश्चंस रखा हूं जो एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंट उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आपके समक्ष आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब का सेट 1। क्लियर है? और इस सेट 1 में मैंने 10-12 क्वेश्चंस रखे हैं, इनको वन बाय वन डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका डायरेक्शन है फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। सी लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल वेदर, है ना। सी लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स मतलब घंटों तक लेटी रही घास पे और उस कूल वेदर का एंजॉय कर रही थी। तो आप सिंपल देख पा रहे होंगे सेंटेंस के पार्ट ए में लाइड वर्ड लिखा हुआ है, लाइड, लाइड। और आप इस वर्ब फॉर्मेशन में जाएंगे ना तो लाई का V2 होती है ले एंड द नेक्स्ट होता है लेन। फिर इस लाई का V2 होता है लाइड एंड द V3 इज लाइड। और फिर जब आप इस चीज को लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक लेड एंड लेड, ये कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के क्वेश्चंस हैं। बात समझ में आ रही है? तो लाई ले लेन मतलब लेटना, लेटाना, एंड द नेक्स्ट इज लाई लाइड, लाइड मींस स्टिल अलाइव, झूठ बोलना, एंड लाई लेड लेड मतलब फाउंडेशन रखना, किसी चीज की नींव रखना या किसी जगह किसी टर्म को रिप्लेस करके रखना। तो सिंपल सा बात है, वह कुछ देर तक लेटी रही। तो लेटने के सेंस में लाइड किसी फॉर्मेशन में नहीं है, तो आपको V2 यूज करना चाहिए था ले। एग्जामिनेशंस ये क्वेश्चन रखा है तो लाइड रख दिया, आपको क्या यूज करना चाहिए था? ले। इट मींस पार्ट ए में लाइड को रिप्लेस करेंगे ले के साथ। गॉट द पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नॉर्मल टॉपिक्स वही है बट बस समझने का है कि आप कितना फिगर आउट कर पाते हैं क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, वी शुड कीप आवर कूल एंड नेवर लूज आवर टेम्पर व्हेन प्रोवोक्ड। जब कोई आपको प्रोवोक करता है, उकसाता है, तो आपको अपनी टेम्पर को लूज नहीं करना चाहिए, मतलब इतनी रेज में नहीं आ जाना चाहिए, गुस्से में नहीं। देन आपको लिखा हुआ है पार्ट बी, अगर आप देखें तो लूज वर्ड लिखा हुआ है, तो दैट इज द लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। और अगर आप देखें लूज, लूज्ड एंड दिस इज द लूज्ड। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखें इस लूज की अगर बात करें, LOSE वाले सेक्शंस को, ये तो बाद में बात करेंगे, लिखा LOOSE। और अगर वो LOOSE लूज्ड या लूज वाली सेक्शन लेते हैं तो इसका मतलब तो होता है ढीला ढाला या ढीला करना। बट आप कह रहे हैं कि हमें अपनी टेम्पर को लूज नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नेवर लूज, यानी ये वाली फॉर्मेशन लेंगे, सॉरी ये वाला गलत हो जाएगा। तो LOOSE को आप चेंज करें LOSE, लूज। गॉट द पॉइंट? सिंपल है, ये कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बस अटेंशन रखना है कि कहां चीजें गलत लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द थॉट सर्वाइव्स। सिंपल सा आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको दिखा होगा परमानेंट इफेक्ट, फेल्योर मस्ट नॉट हैव, परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा, परमानेंट इफेक्ट। ये इस एक्चुअली इफेक्ट इज द नाउन फॉर, ये नाउन फॉर्म अफेक्ट, इफेक्ट। अगर आप अफेक्ट की बात करते AFFECT तो ये हो जाती वर्ब। तो मस्ट नॉट हैव प्लस V3 लेते तो वर्ब का टर्म लेना पड़ता। और अगर आप ऐसे करते परमानेंटली अफेक्टेड ऑन, मस्ट नॉट हैव परमानेंटली, अगर ऐसे लिखते परमानेंटली अफेक्टेड, तब ये सेंटेंस और ज्यादा, या अगर आप इस फॉर्म में यूज करते तो फिर ऐसे यूज करते परमानेंटली अफेक्टेड।
और अगर ऐसा कहता है कि मस्ट नॉट हैव इफेक्ट ऑन, मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी प्रभाव नहीं होती, तो फिर नाउन यूज करना पड़ता है, इफेक्ट ऑनली। तो आपको समझ में आ गया किस पार्ट में एरर था, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, द टाटा आयरन स्टील कंपनी वाज फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा when India was self-dependent in many aspects। तो सिंपल सा बात है, फाइंड का आपने वर्ब फॉर्म्स पढ़ रखा है, फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, और अगर ऐसे ही लिखते हैं फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, फाइंड, फाउंड। बट अगर आप लिखें फाउंड, देन इसका फॉर्मेशन होगा V2 फाउंडेड एंड द नेक्स्ट इज फाउंडेड। गॉट द पॉइंट। तो टाटा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी को क्या किया होगा? फाउंड किया, पाया कहीं नहीं होगा ना, फाउंडेड किया होगा, इसलिए फाउंडेड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप एक देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में फाउंड बाय लिखा हुआ, पाया नहीं गया टाटा जमशेदजी के द्वारा टाटा आयरन स्टील, उसकी स्थापना की गई, then this is the founded, फाउंडर बोलते हैं संस्थापक। गॉट द पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कट होगी यहां पे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें, दे मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड देयर सन सो रूडली, दे मस्ट नॉट हैव टू। सिंपल सा बात है कि आपने मस्ट नॉट का यूज कर लिया, और मस्ट नॉट एक्चुअली मॉडल है, तो इसके साथ कभी आप टू फॉर्मेशन को नहीं लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी यहां पे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए में उस टू को हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड देयर सन सो रूडली। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द assassin was convicted and ordered to be hung। दो assassin जो था, जिसने assassinate किया था, ऐसा मतलब जो जिसने किसी को हत्या किया था, तो assassin कह रहे हैं उसे हम। तो उसको क्या किया गया? कॉन्विक्टेड किया गया एंड उसे हंग किया गया। तो हंग मतलब तो लटकाना होता है, आपको फॉर्म पता होगा, हैंग, हंग, हंग, और इसी फॉर्मेशन में एक और है हैंग, हैंग्ड, एंड द नेक्स्ट इज हैंग्ड। गॉट द पॉइंट। तो उसे फांसी दी गई, तो हंग वर्ड लेंगे ही नहीं, आपको हैंग लेना चाहिए था। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट सी में हंग को हैंग से क्लियर कर दे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, सी डेयर नॉट विजिट दैट हॉन्टेड लोकेशन इन दैट नाइट। सी डेयर नॉट, और इतना पता है, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड नॉट, इन शब्द का प्रयोग अगर इस तरह से होती है तो मॉडल के रूप में होता है, और फिर इसके साथ टू का फॉर्मेशन नहीं लेते। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डेयर नॉट के बाद टू रखा गया, उस टू को आपको हटाना होगा, देन सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 7 की एरर थी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, owing to the heavy rains the ship drowned in the middle of the ocean। the ship drowned, ये मैंने बताया था, sink, sank, sunk, है ना, drowned, एंड इसका भी थर्ड भी था drowned। तो समझते हैं इस बात को कि ये जो सिंक नॉन लिविंग चीजों के लिए आती है, ड्रॉन मनुष्य के लिए आता, लिविंग के लिए आता। तो सीप का डूबना, तो सैंक लेंगे ना। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये ड्रॉन शब्द का प्रयोग कर रखा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट बी में ड्रॉन्ड। ओके, आइए
आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हैविंग फिनिश्ड, सॉरी, नाउ योर डॉटर इज मोर देन 30, नाउ योर डॉटर इज मोर देन 30, शो यू हैड बेटर गॉट हर मैरिड। तो आप देख पा रहे हैड बेटर, हैड रादर, ये सारी सेक्शन आपने पढ़ रखा, और हैड बेटर के साथ आपको पता है कि हम लोग बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। हैड बेटर गेट हर मैरिड। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको हैड बेटर देन पार्ट सी में गॉट हर मैरिड रखा हुआ है, आप इसे गेट हर मैरिड करें। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वॉक, प्रवीण वेंट टू द मार्केट to get some fruit and vegetable for dinner. Having finished, ये मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। तो इतना बताया था कि हैविंग के बाद आपको V3 फॉर्मेशन लेना है, और V3 का जो फॉर्मेशन है तो ये एक्टिव पार्ट में आता है, सेंटेंस के एक्टिव पार्ट में यूज होता है। तो सेंटेंस ये करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। having been finished, सॉरी, तो आपका क्वेश्चन में रखा हुआ है having been finished, सॉरी, आप समझेंगे इस बात को, having been finished। अब ये तो क्लियर पता चल रहा है कि प्रवीण ने ही काम फिनिश किया और प्रवीण ही गया है मार्केट। तो जब एक्टिव फॉर्मेशन होगी तो ये बिन नहीं लगेगा ना। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नॉर्मल क्वेश्चन अगर देखेंगे तो पार्ट ए में ही गलती थी इसकी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही आसान प्रश्न है। डिस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट्स, अर्थ ट्रेमर्स और नियर बाय द वर्कर्स लाइड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। अर्थक्वेक के आशंका, भय के बाद भी उसने फाउंडेशन रखा। तो अभी तो बताया था फाउंडेशन रखने के लिए लाइड वर्ड नहीं लेते ना, लाई, लेड, लेड, ये शब्द प्रयोग करेंगे। आप लाई कह रहे हैं तो इसका तो सेंस हो जाएगा टू टेल अ लाई, तो ये सेक्शन यहां गलत है, लेड द फाउंडेशन स्टोन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया 10, 11, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। डिस्पाइट वाली क्वेश्चंस थी 9, 10, 11, ये 10 ही मानिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 11 अब हम लोग लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, अगर नंबरिंग मिस्टेक है तो आप इसको देख लेंगे, नॉर्मल है ये, लाइट ले वाली सेक्शन है, और जहां पे मैंने फाउंडेशन रखने की बात किया है तो फिर ये सेक्शन लेंगे। I11 को देखते हैं। हाउ इज दैट यू डिड नॉट टोल्ड अस, हाउ इज दैट यू डिड नॉट टोल्ड अस अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर। सिंपल सा बात है, डिड नॉट टोल्ड लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 10 के बाद 11, तो इस क्वेश्चन की बात करें जिसमें लिखा हुआ हाउ इज दैट, क्वेश्चन दिख रहा है हाउ इज दैट, तो इस तरह से आप डिड नॉट टोल्ड लिखा हुआ है, तो डिड नॉट के बाद नॉर्मल हम लोग क्या रखते हैं, टेल, डिड नॉट टोल्ड नहीं रखते ना, डिड नॉट टेल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन बी यानी पार्ट बी में एरर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रोहित हैज नेवर एंड विल नेवर अलाउ सच प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। सिंपल सा बात है, रोहित हैज नेवर एंड विल नेवर, तो हैज जब आप लगाए हैं इतना तो पता चल रहा है कि हैज के साथ हम V3 लेते और विल के साथ V1 लेते हैं, हैज के साथ V3 लेते एंड विल के साथ V1 लेते हैं। तो जो पार्ट ए में आपने रखा हैज नेवर एंड विल और नेवर अलाउ, तो अलाउ जो आया है वो V1 के लिए मतलब विल के लिए आया, बट हैज के लिए आपने V3 नहीं रखा, तो पार्ट में ही हैज नेवर अलाउड करना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस ये करेक्ट होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दे हैड बेटर गॉन नाउ। सिंपल सा बात है, दे हैड बेटर गो नाउ, 13 नंबर का क्वेश्चन। हैड बेटर के साथ मैंने क्या कहा था, बेयर इंफिनिटिव लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें तो हैड बेटर रखा हुआ है और इस हैड बेटर के जस्ट बाद आपको क्या लेना चाहिए, बेयर इंफिनिटिव यानी जीवन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। पार्ट बी में इसके एरर होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आरएमएस टाइटैनिक वाज वेरी बिग शिप। आरएमएस टाइटैनिक बहुत बड़ी शिप थी, तो इसी का एक्सप्लेनेशन है कि आरएमएस टाइटैनिक वाज वेरी बिग शिप with a capacity of more than 2000 people and it was reported to have drowned. It was reported to have drowned. It means आपको ये क्लियर पता चल रहा होगा कि जब हम नॉन लिविंग के डूबने की बात करते हैं देन सिंक का यूज करता है। अभी तो बताया था सिंक वाली सेक्शन। तो ड्रॉन्ड के जगह पे आपको करना चाहिए था सैंक। ये वर्ड सही होगा, ड्रॉन्ड आपने लगाया वो रॉन्ग होगा। ओके, चलिए the next question number 15 and the last question for this session. How he was born of poor parents but brought up in an affluent family. तो कहने का मतलब he was born of, इस क्वेश्चन में अगर आप वर्ब पेयर्स, कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स याद है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे bear, bore and bore। बट अगर आप बात करें नेक्स्ट का तो बेयर, बोर और फिर आप बॉर्न शब्द का प्रयोग करेंगे विद एक्स्ट्रा ई के साथ। क्लियर है? आइए थोड़ा इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। बेयर, बेयर बोर, बेयर बोर, बॉर्न BORNE, ठीक है, एंड बियर्ड, बॉर्न, बियर बोर बॉर्न, है ना। तो अगर आप बेयर कर रहे हैं मतलब चीजों को सह रहे हैं तब तो ये फॉर्मेशन आएगा, लेकिन वह बच्चा उस फैमिली में बॉर्न है तो ही वॉज बॉर्न ऑफ, BORN, यहां ई लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। जन्म लेने का सेंस में बियर बॉर्न एंड बियर बोर बॉर्न, तो ये वाली सेक्शन हो गई आपका। क्लियर है? इस प्रकार से आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वर्ब्स के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।